Assalamu alaikum everyone. This is a very interesting topic of artificial intelligence, which is adversarial search. Just think कि adversarial कहते हैं किसको हैं? Search की हम बाद में बात करेंगे. अगर अगर मैं adversarial को explain करने से पहले उसकी dictionary meaning की बात करूँ, so the adversarial is something adversary means wants to harm us, right? तो इट्स लाइक कि इट्स समथिंग कि आप इस तरह का सर्च करो जिसमें आप तो परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन समवन के कोई ऐसा है जो आपको हार्म कर रहा है या आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर रहा है। ठीक है ना, आप जरा सोचें कि अब द थिंग इज कि हम इसको कंप्यूट कैसे करें या कैसे प्रोग्राम करें। तो देखें, अब तक हम जो कुछ भी करते आ रहे हैं, हमारे जितने भी लास्ट सेशंस हैं, उनका जो कहीं ना कहीं फोकस रहा है वो इसी बात पे रहा है कि हमने ये देखा कि हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की बात कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो ऐसा हम क्या काम करें जिससे हमारी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो। और हमने कहा कि अगर हमें अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, right? अब तक इन जनरल हमने जो भी बात की उसमें हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें अल्टीमेटली जो भी हमारी यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना है। जितना ज्यादा हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे उतना ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए मैं अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करूंगी, तो अगर किसी को मेरी परफॉर्मेंस खराब करनी है तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो आएगा और वो अटैक करेगा मेरी यूटिलिटी पे, और ऐसा अटैक करेगा जिससे मेरी वो कोशिश करेगा कि मेरी यूटिलिटी मिनिमाइज हो जाए, अल्टीमेटली मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया, दिस इज द मेन आइडिया कि अगर किसी को मेरी परफॉर्मेंस को खराब करना है तो वो ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज ना हो सके। तो अब हम ऐसे एनवायरनमेंट्स पे बात करने जा रहे हैं जहां पर अब आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, अब तक आपने जितने भी एनवायरनमेंट्स देखे और जितनी भी परफॉर्मेंस बढ़ाई वो उस ऐसे एनवायरनमेंट में बढ़ाई जहां आपके पास सिंगल एजेंट था। ठीक है, अब हम देखेंगे एक ऐसे एनवायरनमेंट को जहां आप इतना रिलैक्स नहीं है। ठीक है ना, अब अगर हम एक अब देखें तो एनवायरनमेंट को हम इतना रिलैक्स कर देते हैं कि वो डिटर्मिनिस्टिक होगा। ठीक है, अब हम जिस एनवायरनमेंट की बात करेंगे आ, उसमें हम कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि उस एनवायरनमेंट को मैं रखती हूँ डिटर्मिनिस्टिक, इतना रिलैक्स कर देती हूँ कि डिटर्मिनिस्टिक रखती हूँ। ठीक है, दूसरा मैं उस एनवायरनमेंट को रखती हूँ डिटर्मिनिस्टिक के अलावा आप उस एनवायरनमेंट को क्या रख सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक के अलावा कि मैं रखती हूँ कि मेरा जो एनवायरनमेंट है वो नंबर टू इज फुली ऑब्जर्वेबल हो, राइट? एंड यस, तो मैंने कहा नंबर वन डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, दूसरी मैंने इसको रिलैक्सेशन दी कि वो फुली ऑब्जर्वेबल हो। ठीक है, फुली ऑब्जर्वेबल के अलावा मेरा फुली ऑब्जर्वेबल मतलब कि हर एक्सपेक्ट मुझे एनवायरनमेंट का पता होगा। एक और रिलैक्सेशन मुझको ये दे रही हूँ कि वो स्टैटिक भी है, लेकिन एक थिंग दैट गोना चेंज इज कि आपका एनवायरनमेंट अब सिंगल एजेंट नहीं है, आपका एनवायरनमेंट अब मल्टी एजेंट है। ठीक है, नाउ योर एनवायरनमेंट इज मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इस तरह की एनवायरनमेंट की अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास क्या क्या एग्जांपल्स होंगी ऐसा एनवायरनमेंट जो डिटर्मिनिस्टिक है, जो फुली ऑब्जर्वेबल है, जो स्टैटिक है लेकिन मल्टी एजेंट है। तो इस तरह की एग्जांपल्स में जब भी आपके जहन में कोई डायरेक्ट एग्जांपल आएगी तो वो एग्जांपल आएगी गेम्स की, क्योंकि ज्यादातर आपके गेम्स ही ऐसे होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक भी होते हैं, फुली ऑब्जर्वेबल होते हैं, आपको पूरा प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है, सब समझ आ रहा है कहाँ क्या है, स्टैटिक भी है लेकिन उसमें एक से ज्यादा एजेंट्स हैं, आपके साथ कोई और भी खेल रहा है। जैसे कि आपके पास बोर्ड गेम्स हैं, मोनोपोली है, चेज है, लूडो है। तो ये सारे इन्वायरमेंट्स इस सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना, अनदर इज योर समथिंग कि आप अकेले नहीं हो, आपका कोई दूसरा ओपोनेंट है जो हमेशा चाह रहा है कि आपकी जो यूटिलिटी है उसको मिनिमाइज कर दे ताकि वो जीत जाए ना। ऑफ कोर्स यही यही गेम खेलते ही इसलिए है ना। तो दिस इज द मेन आइडिया, ये पूरी एक बुनियाद है इस लेक्चर की, जो कि एडवर्सरियल सर्च की जब हम बात कर रहे हैं। तो अब हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी ना, इससे पहले आप सारी कैलकुलेशंस ऑफलाइन पे कर रहे थे, अब हमारी कैलकुलेशंस ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में चली जाएंगी।
ठीक है। क्योंकि अब जो है, अब मैं अपने ओपोनेंट को कंसीडर करते हुए कैलकुलेशंस परफॉर्म करूंगी ना, तो मुझे ऑफलाइन में रहते हुए मैं वो कैलकुलेशन परफॉर्म्स नहीं कर सकते। मेरा हर एक्शन डिपेंड करेगा कि अभी करंटली मेरा जो ओपोनेंट है उसने क्या एक्शन लिया है। ठीक है। तो द एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर इस के हम जो है देखेंगे कि गेम प्लेइंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स क्या है। ठीक है, कि करंटली हम किसी लेवल पर अपने आर्टिफिशियल प्रोग्राम या एजेंट गेम्स खेल रहे हैं, और हम हाउ वेल इक्विप्ड दे आर, मतलब वो जो है जैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं वो कितना नियर है ह्यूमन से बिहेव करने में। ठीक है। फिर हम एडवर्सरियल सर्च की बात करेंगे कि ऐसे इन्वायरमेंट में हम सर्च कैसे करेंगे जहां हमारा ओपोनेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। एंड देन अल्फा बीटा प्रूनिंग एंड इवैल्यूएशन फंक्शन, दिस इज रिलेटेड टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द, जो है आप जो एडवर्सरियल सर्च कर रहे हो उसको आप किस तरह से ऑप्टिमाइज करो, वो हम अल्फा बीटा प्रूनिंग में और इवैल्यूएशन फंक्शंस में देखेंगे। ठीक है। इन जनरल इफ आई प्रोसीड फर्दर कि हम गेम्स में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, हम गेम को कहते हैं हार्ड टू सॉल्व। तो जब हम ये बात कह रहे हैं कि दे आर हार्ड टू सॉल्व, तो व्हाट डज इट मीन्स? क्या हम वो खेल नहीं सकते? क्या हमारे लिए वो खेलना मुश्किल है? नो 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 नो। जब हम गेम को हार्ड, जब हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना गेम्स के लिए हार्ड टू सॉल्व, तो इट मीन्स कंप्यूटर के लिए उसको सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है। हाँ, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कंप्यूटर के लिए सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है? A lot of research in AI are directed towards games. Why? Because they are computationally hard for a computer to solve. कंप्यूटेशनली हार्ड होती हैं वो कंप्यूटर के लिए सॉल्व करना। ठीक है। जो एक्सपेंसिव होती हैं, जैसे कि अगर आप इसको एक एग्जांपल से समझे, तो आपके पास एक गेम है जैसे कि चेस है। ठीक है। कैन हैव एन एवरेज ऑफ 35 मूव्स अवेलेबल। ठीक है। उसमें एवरेज जो आपके पास मूव्स अवेलेबल होते हैं वो होते हैं 35। ठीक है। अब मसला क्या है कंप्यूटेशंस, जब मैं कहती हूँ कि बहुत हार्ड है, जो वर्ड लिखा हुआ है कंप्यूटेशंस का, अगर मैं इस प्रॉब्लम पे आने से पहले इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ ताकि आप नेक्स्ट बात को और आसानी से समझ लें, इसको अगर हम और एक्सप्लेन करें, तो हम जो कहते हैं ना कि कंप्यूटर्स की एक्सपेंसिव कंप्यूटर कंप्यूटेशनली कंप्यूटर एक्सपेंसिव पड़ा है हमें, तो मतलब ये है कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे हम एल्गोरिदम में चीजें प्रायोरिटी सेट करते हैं, स्टेट्स देखते हैं, तो जब स्टेट्स की जो ग्रोथ है, जो स्टेट्स जो ग्रो कर रही है वो एक्सपोनेंशियली कर रही है विद द नंबर ऑफ इनपुट्स, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हार्ड होती हैं सॉल्व करने के लिए। दैट्स व्हाई दे आर मोर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के अब हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें कंप्यूटर को यूज करते हुए जिसमें बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं। ठीक है। अब चेस की एग्जाम्पल से आने से पहले कि जो लोग चेस नहीं खेलते उनको मैं बता दूं कि चेस होता क्या है। चेस में आपके पास एक बोर्ड होता है आपके पास। ठीक है। उस बोर्ड में 6 रॉस और 6 कॉलम्स होते हैं। 6 रॉस एंड 6 कॉलम्स मीन्स के आपके पास ये जो, सॉरी 6 नहीं 8, ये जो बोर्ड है ये 8 बाय 8 का बोर्ड होता है। 1 to 8 आपके पास यहाँ होंगे और 1 to 8 ये रोज होंगी। ठीक है। तो ये 8 बाय 8 का बोर्ड होता है जिसमें 64 टोटल बॉक्सेस होंगे आपके पास। आपके पास जो टोटल पीसेस हैं पर साइड पर कलर के, रेड और आपके पास जो पीसेस होते हैं वो ब्लैक और व्हाइट कलर के होंगे। यहाँ पर आपके पास ब्लैक साइड होगी या व्हाइट साइड होगी, और अगर यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ सामने जो है आपका ओपोनेंट व्हाइट का होगा। ठीक है। एंड अल्टीमेटली द रिवर्स ऑर्डर विल सेटिस्फाई। सो बोथ प्लेयर्स ऑन जो है 32 पीसेस टोटल होंगे आपके पास दोनों प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं। तो अगर मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालूं, या नंबर ऑफ मूव्स की बात करूं, या नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करूं, तो मैं कहूंगी कि चेस में ऑन एवरेज 35 मूव्स अवेलेबल हैं एट वन टाइम। ठीक है। तो देयर फॉर द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ नोड्स आर अराउंड 35 raised to the power 100, विच रफली 10 raised to the power 154। ठीक है। जब मैं कह रही हूँ कि टोटल कॉम्बिनेशंस 10 raised to the power 154 हैं, 154, सो इफ यू वांट टू इमेजिन कि ये नंबर कितना बड़ा है, तो जस्ट इमेजिन कि दुनिया कितनी बड़ी है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में जितने भी पानी के ड्रॉप्स हैं वो काउंट करें, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली मुझसे ये कहेंगे कि भाई ये इम्पॉसिबल है।
ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि जरात काउंट करें, दुनिया में जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो काउंट करें, तो आप कहेंगे ये भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपसे कहूँगी चले ऐसा करेंगे, स्पीशीज ही काउंट कर लें, दुनिया में जितने भी पॉसिबल स्पीशीज हैं। तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये भी नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि चलें ठीक है और आसान कर लेते हैं, स्टार्ट काउंट इन द यूनिवर्स ऑल द गैलेक्सीज, जितने भी गैलेक्सीज है ना उसको काउंट कर लें पूरे यूनिवर्स में, तो ये भी आप कहेंगे कि नहीं बेहिसाब गैलेक्सीज हैं, मैं काउंट नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब मैं जरा इसको रिवर्स करती हूँ, अपने ने जो कुछ भी कहा, तो ये इतना बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको आप ऐसे समझें कि दुनिया में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी दुनिया में जो टोटल नंबर ऑफ जर्रात हैं उनकी जो तादाद है वो 10⁻80 है। राइट, ये 10⁻80 होते हैं दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं। एंड द मूव्स ऑफ चेज आर 10⁻154। तो अगर मैं एक कंप्यूटर को ये काम दे दूंगी तो वो ये काम करना उसकी सारी उम्र भी लग जाएगी, तब भी वो ये कंप्यूटेशन पॉसिबल नहीं कर सकता, तब भी वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को। तो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द होल नंबर ऑफ नोट्स जो कि एक चेस में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे हम दुनिया की तमाम कंप्यूटिंग पावर उसमें लगा दें। राइट। तो एक मेन आइडिया तो ये हो गया। तो इस आइडिया से हमें ये बात समझ आती है कि जब मैं ट्रेडिशनली बात करूं तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो हैं वो ये काम सॉल्व नहीं कर सकती, बिकॉज दिस इज अ वेरी वास्ट नंबर एंड दे आर इनफिजिबल टू डू सो। ठीक है। तो अब लोगों ने क्या करा, आपके पास काफी सारे ऐसे गेम्स हैं, चेकर्स हैं। ठीक है। चिनूक ended 40-year reign of human world champion Marion Tinsley in 1994। उसने मैरियन टिंसली को हराया था। आपके पास चेकर का एक गेम था, एजेंट कह लें इसको आप। ठीक है ना, ये ऐसा फर्स्ट गेम था जिसमें दुनिया के बड़े बड़े चैंपियंस को हराया है। Right, use an end game database defining perfect play for all possible, informing 8 or fewer pieces on the board, a total of 443 billion positions। ठीक है ना। तो ये ऐसा हुआ है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, और इसने वर्ल्ड चैंपियंस को हराया है। इसके अलावा जो आपके पास चेस है वो भी 1949 में अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग चेस से फेमिलियर हैं तो आप क्लॉड ईशॉन ने अपने पेपर में बताया कि किस तरह से वो एक कंप्यूटर को प्रोग्राम करे एक चेस खिलाने के लिए। उसने सजेशंस दी चेस की एज एन एआई प्रॉब्लम फॉर द कम्युनिटी। आप फिर आपके पास डीप ब्लू आया। डीप ब्लू ने डिफीट कर ह्यूमन वर्ल्ड चैंपियन गैरिक कैस्परोव को इन अ सिक्स गेम मैच इन 1997। 2006 में वेलाडिमिर क्रामनिक, the disputed world champion, was defeated 4-2 by Deep Fritz। राइट। तो ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिन्होंने बेस्ट चेस प्रोग्राम्स जिन्होंने यूज करे और उन्होंने एक्सपर्ट्स को हराया। देयर आर सम अदर एल्गोरिथम्स एज वेल, लाइक जिसमें दिस लाइक ह्यूमन जिन्होंने ह्यूमन बींग्स को हराया, लाइक स्टार क्राफ्ट, अल्फा स्टार सुपर कंप्यूटर। ठीक है। सो मेनी अदर गेम्स एज वेल। आपके पास ऑथेलो, सेवरल कंप्यूटर और ऑथेलो एग्जिस्ट करते हैं एंड ह्यूमन चैंपियंस रिफ्यूज टू compete अगेंस्ट कंप्यूटर्स दैट आर टू गुड। ठीक है, ये मैं सिर्फ इसीलिए इसलिए नहीं कह रही कि ऐसा कहने के लिए नहीं कह रही, इट इज एक्चुअली के बड़े बड़े ह्यूमन चैंपियंस को हराया है वो जो है वो चीज से बहुत डिफिकल्ट है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट है वो जो है आपके चेस से। मगर उसमें भी जो है गूगल डीप माइंड प्रोजेक्ट एल्फागो इन 2016, एल्फागो बीट बोथ फैन हुई द यूरोपियन गो चैंपियन एंड ली सीडल द वर्ल्ड्स बेस्ट 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 प्लेयर, उसको भी हरा चुका है वो। ठीक है। तो इनफैक्ट जो चैंपियंस है उन्होंने खुद कहा कि यस हम इससे जीत नहीं सकते बहुत ट्राइस के बाद। राइट। तो सम वी हैव सम टाइप्स ऑफ गेम्स कि अगर मैं कहूँ कि मेरा जो गेम है उसमें मेरे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है और वो डिटर्मिनिस्टिक है। तो जैसे कि चेस है, गो है, ओथेलो है, चेकर्स है, वो इन गेम्स में आते हैं। बट जहाँ मेरे पास चांस है तो उसमें मोनोपोली है, लूडो है। और पार्शियल इंफॉर्मेशन में यू डोंट सी द ओपोनेंट कि क्या मूव करता है,
कि उसका मूव क्या है, बट देयर इज अ रेफरी जो कि आपको बताएगा कि अगर आप कहीं ऐसी जगह मार्क कर दें जहां वो आपका जो जो ओपोनेंट है वो मार्क कर चुका है, तो आप कहेगा कि आप अभी ब्लाइंड हैं बट आप मार्क नहीं कर सकते यहाँ पे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लाइंड टिक टैक यू, कि आप जो आपका ओपोनेंट है उसके मूव्स तो आपको नहीं पता, बट रेफरी आपको गाइड कर देता है कि अच्छा आपने यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ आप मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपका ओपोनेंट यहाँ मार्क कर चुका है। ठीक है। सो ये इसके अलावा ब्रिज है, स्क्रैबल है, न्यूक्लियर वार जो है, ये चांस में आते हैं आपके पार्शियल इंफॉर्मेशन के। सो द गेम थ्योरी हम इस कोर्स में जो सरफेस लेवल पर पढ़ेंगे वो हम सरफेस लेवल तक ही रखेंगे, बट यू कैन देयर आर मेनी आप यू कैन सी देयर आर मेनी रियल लाइफ सिनेरियोस ऑफ इट, चेस, गो, checkers as you have seen so far. So in this lecture we'll be covering deterministic games, fully observable environments। डिटर्मिनिस्टिक का आपको पता है, फुली ऑब्जर्वेबल का आपको पता है। द थिंग इज कि ये जीरो सम क्या है, टर्न टेकिंग गेम्स आपको पता है, बारी जिसमें आती है, पहले बारी आपकी, दूसरी बारी मेरी, फिर मेरी बारी के बाद आपकी बारी, तो टर्न टेकिंग गेम्स ना, वो आपको पता है। द थिंग यू आर नॉट फेमिलियर इन दिस एग्जाम्पल इज इन दिस डिस्कशन इज जीरो सम। ठीक है, तो ये जीरो सम गेम्स क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, we're gonna see this discussion in the next lecture. Thank you so much for now. I hope everything is clear to you. Allah Hafiz.